एसयूवी को अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली रैंक किया जाता है और वो कार आपको लग्जरी भी दे दे, कंफर्ट भी दे दे, तो वो कार एक कंप्लीट पैकेज बन जाती है। तो क्या जीएलसी एक कंप्लीट पैकेज है? यही जानने के लिए मैंने 1800 किलोमीटर इस पूरे हफ्ते में इस कार को चला लिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपना डिटेल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि ओवरऑल ये एसयूवी मुझे कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक प्रॉपर रिव्यू ऑफ ऑल न्यू अपडेटेड 2025 मर्सिडीज GLC 300 का। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन, एक बढ़िया एसयूवी फेशिया जो है वो लगता है, थोड़ी सी राउंडिश लगती है और यहाँ पर आपके पास में काफ़ी बड़ा मर्क का लोगो आपको मिलता है जिसमें रेडार लगा हुआ है एडास के लिए। लाइट्स जो है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स मिल जाती है जो कि एडाप्टिव हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है। फ्रंट में पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो फ्रंट फेशिया जो है वो जाना पहचाना सही है, कुछ एज एंड सच डिफरेंसेस नहीं आए। जो डिफरेंसेस हैं वो फीचर्स में हैं और क्या है अपन इंटीरियर में चल के बात करने वाले हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि साइड से कार कैसी है। ये एलॉय व्हील्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं कार के ऊपर। 235/55 R19 प्रोफाइल के दोनों टायर्स आपको मिलते हैं फ्रंट एंड रियर में। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। रबर स्टर्ट्स के साथ में ये फुट रेस्ट मिलता है। कार के चारों ही डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। 62 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। GLC 300 डिफाइन करती है पेट्रोल वर्जन को, GLC 220D अगर लिखा है गाड़ी के पीछे तो वो डीजल वर्जन है। दोनों ही इसके अंदर आप लोगों को 2 लीटर के पेट्रोल और 2 लीटर का ही डीजल इंजन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपके पास में रूफ रेल्स भी हैं, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा रखा गया है और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो काफ़ी खूबसूरत टच दे देती है और सिल्वर कलर के अंदर जो है वो ये डोर हैंडल्स आपको देखने मिलते हैं। अब चलते हैं और रियर लुक एक बार देख लेते हैं। साथ ही बताना चाहता हूँ कि जो ORVM है वो डोर माउंटेड है और अगेन उसका शेप भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। रियर डिज़ाइन GLC 300 4MATIC, इट्स अ ऑल व्हील ड्राइव कार। ठीक है, जब इसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है जिस भी टायर में सबसे ज़्यादा, वहाँ पर कार पावर शेयर कर सकती है। वैसे ही ये फ्रंट व्हील ड्राइव बायस्ड है और जब आप ऑफ रोडिंग मोड एंगेज करते हो तो चारों ही व्हील्स में जो है वो बराबर पावर शेयर करने लग जाता है। अब आपको बताऊँ एमिनिटीज़ में सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। देखो, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, पार्किंग कैमरा, सेंसर्स, ऑटोमेटिक कार जो है वो पार्किंग में पार्क भी हो जाती है। साथ ही जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत है, रात में काफ़ी बढ़िया लगता है। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर स्ट्रिप पे जो है वो यूज़ कर ली गई है, अगेन अपडेटेड पार्ट है ये। और 620 लीटर का काफ़ी मैसिव बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा खासा लगेज रख के जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ में। साथ ही 2 स्विच यहाँ पर आपको मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट में, जिनसे आप सीट को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो, 60-40 स्प्लिट कर सकते हो। नीचे आपके पास में स्पेस सेवर टायर भी आपको दिया गया है जो कि 145/80 R19 प्रोफाइल का रखा गया है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। जैक टूल किट और फर्स्ट एड किट भी जो है वो अंदर आपको मिलता है देखने में। इस लीड की जो हाइट है ना वो थोड़ी सी ऊपर चले जाती है, तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो फिर शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ तो आप इसको आराम से जो है वो क्लोज कर लोगे। बाकी लेग स्वाइप करेंगे तब भी बूट ओपन हो जाता है एंड क्लोज भी हो जाता है। दैट्स इट। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ नया है इस नई GLC 2025 में। तो रियर सीट स्पेस से एक बार टेस्ट करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठना और बाहर उतरना दोनों ही काफ़ी आसान है। बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं फील होती है और बहुत ज़्यादा नीचे भी फील नहीं होती है। साथ ही यहाँ पर आपके पास में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है एंड आर्मरेस्ट में आपके पास में पेन होल्डर भी है और 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में 2 टाइप सी पोर्ट है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, बट ये वाला स्पेस मुझे उतना ज़्यादा मतलब काम का नहीं लगा, बिकॉज मेरा फ़ोन ऐसे भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर ऐसे भी नहीं आ सकता है। तो या तो मेरे को फ़ोन को इस हम्प पे ही रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर अगर कोई नहीं बैठा है तो चार्ज पे लगा के यहाँ रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे वाले आर्मरेस्ट पे रखना पड़ेगा। दैट्स इट। यहाँ पर मेरे पास में मैगज़ीन होल्डर है, यहीं पे आराम से अपनी मैगज़ीन लेके मैं पढ़ सकता हूँ और यहीं पे उसे आराम से रख भी सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी मेटल्स यूज़ करे गए हैं, जितना भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है, काफ़ी बढ़िया वाइब जो है वो हमेशा यहाँ पर रहती है। और साथ ही साथ रात में काफ़ी अच्छी एम्बियंट लाइट जो है वो गाड़ी के अंदर रहती है, रियर डोर पे भी यहाँ पे, जिससे आपको फील होता है कि कुछ आपने अचीव कर लिया है और लग्जरी जो है वो जो फील है वो प्रॉपर यहाँ पर आ जाता है। अब जो चीज़ मुझे लगी कि और ज़्यादा बेटर हो सकती थी वो था रिक्लाइन एंगल। मैं काफ़ी अपराइट पोस्चर पे यहाँ पर बैठा हुआ आपको फील हो रहा होगा और
थोड़ी सी भी सीट जो है मैं रिक्लाइन नहीं कर सकता हूँ, तो सीट जो है वो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। रिक्लाइन एंगल जो है वो काफ़ी अपराइट फील होता है। तो जब आप 300-400 किलोमीटर चल जाते हो ऐसे ही बैठे बैठे, तब आपकी इच्छा होती है कि यार नीचे उतरते हैं और पीठ को ऐसे थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और बॉडी को थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्सिबल जो है वो आप करने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो कंपनी यहाँ पर कर सकती है। एंड साथ ही अपराइट होने के साथ साथ में ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट है, तो वो थोड़ा सा मतलब बैलेंस जो है वो कर जाता है। और तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। ऊपर आपके पास में काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, इधर क्वार्टर पैनल ग्लास भी जो है वो आपको दिया हुआ है, तो गाड़ी काफ़ी एयरी फील होती है, इवन दो इसमें आइवरी और ब्लैक कलर का यूज़ करा है। तो ओवरऑल पीछे का एक्सपीरियंस मेरा कुछ इस टाइप का रहा। 2 एसी वेंट्स हैं और दोनों की स्पीड जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्हें अगर आपको बंद करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, और इनकी टिक टैक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सूदिंग जो है वो फील होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैनुअल सन कर्टन। ये आपको बहुत ज़्यादा धूप से बचा लेते हैं, और जो पीछे बैठता है वो बहुत खुश रहता है कंपेयर टू आगे बैठने वाले से, बिकॉज आगे आपके पास में धूप आती है और पीछे वाला थोड़ा सा जो है वो धूप से बच जाता है। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि आगे जो है वो कितना मज़ा है और चलाने में ओवरऑल कार कैसी फील होती है। तो फ्रंट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपके पास में मेमोरी सीट्स है, और अब अपडेट हो गई है कार, तो यहाँ पर वेंटिलेशन के साथ साथ में हीटेड फंक्शन भी आपके पास में है, और यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिकली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक के स्विच, बर्मिस्टर का काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम जो है वो कार के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पर आराम से आप 1 लीटर बोतल हैंग कर सकते हैं, और नीचे आपके पास में एक स्विच है जिससे आप बूट इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकते हैं, और एज एन एक्सेसरी आपको यहाँ पर एक डस्टबिन भी मिलता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो 2 पैडल आपको मिलते हैं, एक ब्रेक के लिए और दूसरा आपके जो है एक्सेलरेशन के लिए, और डेड फुट रेस्ट भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। इधर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर ऑटो फंक्शन पे आपको रखना है हमेशा। हेडलाइट को मैंने जस्ट ऑन करी थी बिकॉज हम लोग कुछ शॉट्स ले रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लंबर सपोर्ट जो है वो भी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। थाई सपोर्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कार के अंदर कर सकते हैं। अब चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर बैठ के हर एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर अंदर बैठना जो है अगेन आगे भी काफ़ी आसान है। मैं सीट को पूरी पीछे कर देता हूँ ऑल द वे, ताकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दूँ। यहाँ से मैंने इस सीट को पूरी पीछे करनी है। ओके, सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाती है इसकी, और कार को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये स्टीयरिंग व्हील है। अगेन सी क्लास से सिमिलर ही आपको जो है वो फील होगा, जो सेडान आपने अगर देखी होगी तो वैसे स्टीयरिंग जो है वो आपको यहाँ पर फील होने वाला है। यहाँ पर आपके पास में सारे हैप्टिक स्विचेस जो हैं वो दिए गए हैं। थोड़ा सा डस्ट जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। यहाँ पर भी सारे हैप्टिक स्विचेस हैं। इधर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर के साथ में है, उसके बाद में मेन्यू स्विच है। इस मेन्यू स्विच से आप इस कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जो है वो टॉगल कर सकते हैं। आपको थीम्स चेंज करनी है, जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपको सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर कार के अंदर मिल जाती है, और आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर वगैरह जो है वो भी आप लाइव यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑफ रोड मोड जो है वो भी आप यहाँ से थीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एक्टिवेट तो आपको डिस्प्ले से करना पड़ेगा, और गाड़ी किस एंगल पे खड़ी है, कितनी आपकी जो सरफेस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा है। और यहीं पे आपको स्पीड और रेंज वगैरह सब चीज़ें जो नॉर्मल है वो भी डिटेल्स इसके अंदर मिलती रहती है। उसके अलावा एक स्पोर्ट्स थीम जो है वो भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अभी आइडियल कर रही है 770 RPM पे। दैट्स इट। मेरे को ये क्लासिक थीम जो है वो काफ़ी पसंद आती है, और यही थीम आपको ऑलमोस्ट सभी गाड़ी के अंदर जो है वो मिल भी जाती है मर्क के अंदर। दैट्स इट। अब चलते हैं और देखते हैं इसका सेंटर कंसोल। अब एक तो अपडेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, दूसरा अपडेट जो है वो कार के MBUX फंक्शन के अंदर हुआ है। यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो और बढ़ गया है। MBUX कनेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है गाड़ी के अंदर। फ़ोन से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसकी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ आइकन्स जो है वो भी अपडेटेड यहाँ पर फील हो रहे हैं मुझे। ये देख सकते हो। एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसको प्रेस करके रखोगे ना, और ये देखो यहाँ से, तो आपको किस टाइप का थीम चाहिए, लेआउट चाहिए, वो आप ऐसे यहीं पे से जो है वो सेट कर सकते हो। तो जो लेआउट आपको अच्छा लगे वो आप इसी शॉर्टकट से कर सकते हो एडजस्ट। और यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन बार आ जाता है। दैट्स इट। और
फीचर्स की बात करें तो देखो यार, फीचर्स कई सारे हैं। आपने बहुत सारी मर्क की कार में देखे हैं। सबसे पहले तो देखो वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया। इधर आपके पास में मसाज फंक्शन जो है वो भी सीट के अंदर मिल जाता है, बट ये काइनेटिक मसाज जो है वो मिलती है। हैज़ इन सच नॉर्मली आपको फील होता रहता है सीट की पोजीशन जो है वो ऑल्टर हो रही है। दैट सीट हैज़ इन सच, मेरे को ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बेटर काइंड ऑफ मसाज के फंक्शन जो है वो कार के अंदर दिए जा सकते हैं। 64 लाइट्स जो है वो यहाँ पर आपको एम्बियंट के लिए आप मल्टी कलर और मोनोक्रोम में चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग पैलेट जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनके इफेक्ट जो हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑफ रोड के लिए प्रॉपर डिस्प्ले दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल डिस्प्ले यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर ऑफ रोड जो है स्पेसिफिक डिस्प्ले रख सकते हैं। टायर प्रेशर, इंजन डाटा वगैरह आपको यहाँ पर दिखा देगा और यहाँ से आप बोनेट व्यू जो है, क्लियर बोनेट व्यू, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं कार को आगे चलाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बोनेट के नीचे से अगर कोई भी पत्थर वगैरह निकल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट निकल रहा है, तो वो क्लियरली आप यहाँ पर जो है वो देख पाएंगे। तो क्लियर बोनेट व्यू जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल लेना है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, वो भी सब आप यहाँ से कर पाएंगे। ये डायनामिक का जो स्विच है, यहाँ से आप प्रॉपर मोड जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपका ये ऑफ रोड मोड लग गया है। इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और इंडिविजुअली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दैट्स इट। अभी मैं इसको कम्फर्ट मोड में डाल देता हूँ। सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आपके पास में असिस्टेंट के कुछ फंक्शन हैं। अब जैसे असिस्टेंट में फंक्शन में आपको मेन जो ध्यान रखना है आपका ये एक्टिव ब्रेक असिस्ट, इसको मैं ऑफ रखता हूँ। सीन पता है क्या है, जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ना तो इतनी ज़्यादा मतलब उस तरीके से ये काम करता है कि एकदम से ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी के, तो पीछे से कोई आपको हिट कर सकता है। तो जब आप हाईवे पर चला रहे हो तब तो ठीक है, बट सिटी ट्रैफिक कंडीशन में जब चला रहे हो तो इसको आपको ऑफ रखना पड़ेगा। लेन कीप असिस्ट वगैरह या ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट फंक्शन जो है उसको आप ऑन रख सकते हो। दैट्स इट। यही सभी चीज़ें यहाँ पर है। व्हीकल्स में आप आएंगे और कंफर्ट में आपको रूफ ब्लाइंड जो है आपको ओपन करना है, क्लोज करना है। एंट्री एग्जिट के टाइम पे जो आपकी गाड़ी है वो किस तरीके से बिहेव करनी चाहिए, सीट पोजीशन वगैरह, स्टीयरिंग की पोजीशन वगैरह खुद से एडजस्ट होनी चाहिए, वो सब आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट्स के फंक्शन आप लोगों ने देख ही लिए हैं। एक्सटीरियर के लाइट्स के फंक्शन आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूसरे फीचर्स हैं आप लोगों ने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। हर एक चीज़ अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाएगा। फिर एक और इन्फो डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि कितना आप एक्सेलरेशन और ब्रेक यूज़ कर रहे हो, और इंजन इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है कि कितना टॉर्क और कितना एक्सेलरेशन जो है वो यूज़ हो रहा है। और ये कर्व काफ़ी बढ़िया फील देता है। बूस्ट प्रेशर जो है वो यहाँ पर दिखता है। 48 वोल्ट का मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है, जो कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर का भी काम करती है। तो ये सारे ऐप्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं देखने के लिए। दैट्स इट। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर कार के अंदर एक डैश कैम भी लगा हुआ है 360, ये आपको रिकॉर्ड भी करता रहता है। और ये फ्रंट एंड रियर यूनिट दोनों हैं। एक यूनिट यहाँ लगी हुई है और एक यूनिट उधर पीछे जो है वो ग्लास में, आई डोंट थिंक यहाँ से दिख रही होगी, उधर लगी हुई है। और ये कॉस्ट करता है अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़। यहाँ पे आपके पास में ये ग्लव बॉक्स है और इधर आप देखोगे तो टीक वुड यहाँ पर यूज़ करी गई है। ये वुडन ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़िया फील देता है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है। और यहाँ पर ये सिल्वर लाइन यूज़ करी है। सॉफ्ट टच मटेरियल आपको सभी जगह मिलते हैं। 3 AC वेंट्स यहाँ पर है। दैट्स इट। ये पूरा केबिन है। उधर भी मेमोरी फंक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। यहाँ पे आप पार्किंग ऑन कर सकते हैं। अगर आप पार्किंग सर्च कर रहे हैं तो पार्किंग असिस्टेंट फंक्शन आपको काम करता है पार्किंग डिटेक्ट करने में है। देन उसके बाद में ये एक लाइक शॉर्टकट बटन है जिसमें आपको जो भी मैनुअल शिफ्टिंग, पार्कोट्रॉनिक, लेन कीप असिस्ट को ऑन ऑफ करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को ऑन ऑफ करना है, डायरेक्ट सेटिंग में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन हो जाएगा। अगर आप सपोज घर में 3-4 लोग यूज़ कर रहे हैं कार को, साथ ही आपको जो पेमेंट मोड वगैरह एक्टिव करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले को म्यूट करना है और वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया फिनिश लग रही है। 2 कप होल्डर हैं। उसके अलावा एक वायरलेस चार्जर है और 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। आर्म रेस्ट में डिसेंट स्पेस है जिसमें 2 टाइप सी पोर्ट आपको और मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। अगेन यहाँ पर ये जो सीट का लेआउट है काफ़ी अच्छा है। अगर आप बल्की हैं तब भी आपको ये आराम से होल्ड कर लेगा। और साथ ही ये जो हेडरेस्ट है इसको भी आप 2 वे एडजस्ट कर सकते हो। एक तो इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ से आप एडजस्ट करोगे और दूसरा एक स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। इस स्विच से जो है आप इसको आगे और पीछे वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। ऊपर आपके पास में लाइट्स हैं। अगर आपको रियर लैंप्स ऑन करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट लाइट ऑन करनी है कार की तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट रात में काफ़ी खूबसूरत लगती है। वन टच जो है वो आप सनरूफ के कर्टन को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं और सनरूफ को भी ओपन या क्लोज़ जो है वो कर सकते हैं। अब एक चीज़ की और बात है, अभी ये क्लोज़ हो रहा है
शेड तब तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, इधर आपके पास में माइक है। शेड जो है वो काफ़ी पतला है कार का, तो कार जो है वो इससे गर्म जो है वो हो जाती है। बस आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, बट इससे गर्म जो है प्रॉपर होती है। तो दिन में जो है वो आपको एसी चलाना ही पड़ेगा, किसी भी वेदर में आप हो तो। हाँ, एसी अगर आप तब नहीं चलाओगे जब आप सर्दी में जा रहे हो, तो बात अलग है। बट इंडिया में एज सच बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो रहती नहीं है दिन में। दैट्स इट, बाकी आपके ऊपर है। मेरे को एक ही चीज़ ये लगी कि यहाँ कर्टन जो है वो थोड़ा सा ऐसे थिक जो है वो होना चाहिए था। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर। जो मेन अपडेट थे वो यही है कि डिस्प्ले में आपके अपडेट हुए हैं और आपका जो वेंटिलेटेड और हीटेड सीट कार के अंदर आ गई है। बाकी चलते हैं और चलाने में ओवरऑल मुझे कितना क्या फील हुआ, ओवरऑल रियल टाइम माइलेज जो है वो कार ने क्या दिया है। मैंने अगेन कंप्लीट माइलेज टेस्ट भी कार का करा है, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। और अभी इस वीडियो में समझते हैं कि ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी कैसी है और कैपेबिलिटीज़ जो है वो कैसी है। और आप देख सकते हैं मैं पहाड़ों में गाड़ी को लेके आया हूँ, यहाँ पर भी मैंने इसको टेस्ट करा है, हर एक टेरेन पे टेस्ट करा है। तो चलिए वो सब चीज़ें अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं और चला के देख लेते हैं GLC को कि लास्ट 1700-1800 किलोमीटर में मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। अभी एक चीज़ मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, पीछे से आ रहा है ट्रैक्टर, ठीक है। और मैं डोर ओपन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा और देखना क्या साइन आता है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे रेड कलर की लाइट आ रही है, उधर ऑरेंज कलर का साइन आ रहा है। ये रेड कलर की लाइन जो है वो यहाँ पर आती है एम्बियंट लाइट, और अभी देखना ये वापस से कलर चेंज हो जाएगा। मतलब पीछे आपके कोई भी अगर आ रहा है, ठीक है, और आप डोर ओपन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर रेड कलर का अलर्ट आ जाता है। हो सकता है कि ट्रायंगल शायद आप मिस कर दोगे, बट ये वाला जो लाइट है वो ऑलमोस्ट दिख ही जाती है। रात में तो बहुत ही क्लियर तरीके से व्यू जो है वो यहाँ पर आता है। अब ये देखना पीछे से एक और क्रेन आ रही है, ये देखो, तो ये वार्निंग यहाँ पर आ गई, ठीक है, और ऑरेंज कलर का साइन भी यहाँ पे आ गया। तो ये एक बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर जो है वो कार में मुझे लगा। कार को अभी कंफर्ट मोड में डाला हुआ है। हर एक चीज़ के बारे में, हर एक मोड के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, अच्छी तरीके से कार को समझेंगे। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो आप लोग निकाल लेना, बिकॉज ड्राइव एक्सपीरियंस के ऊपर ही जो है वो आप डिसाइड करोगे कि आपको ये वाली कार लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, हियर वी गो। सबसे पहले जो चीज़ मुझे अच्छी लगी और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलते हैं। बाद में फिर हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ और बेटर हो सकती थी। सबसे पहले देखो, गाड़ी का व्यूइंग एंगल ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने माइलेज टेस्ट वाली वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि गाड़ी का व्यूइंग एंगल जो है वो काफ़ी बढ़िया है, चाहे आप सिटी में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, ठीक है। काफ़ी बढ़िया कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं और आपका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। सीट आपकी पूरी एडजस्ट हो जाती है, इवन दो लंबर सपोर्ट वगैरह सब आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करते हो। हेडरेस्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट, क्या बजा यार, हेडरेस्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करते हो। तो अगेन सभी चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड तरीके से जो है वो आपका हो जाती है। वो जो नेट थी ना, वो नेट पीछे की तरफ वापस आ गई निकली हुई थी, उसकी आवाज़ आई है। और हेडरेस्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करते हो, बट हाँ, इसको आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको वापस से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप आगे पीछे ऐसे कर सकते हो और मैन्युअली जो है वो इस वाले स्विच से इसको ऊपर या ऐसे पूरा प्रॉपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट देखो नीचे चले गया, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आपको कहाँ पर हेडरेस्ट चाहिए। अब ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या अगर ये ऑन है या ऑफ है, तो अब देखो ऑफ है तो ऑटोमेटिकली कार ऑफ नहीं होगी, ऑन है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी जब रिक्वायरमेंट नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है इसके साथ में, मैं आपको बताता हूँ। जब आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो ना, तो कई बार कार को लगता है कि आपने फ्री फ्लो के लिए इसको छोड़ दिया और कार ऑफ हो जाती है। फिर आपको तो पता है कि आपको रुकना है, आपने ब्रेक नहीं लगाया है, बस थोड़ी सी दूर जाके आपको रुकना है, ठीक है। सो सीन ये है कि जो आपका ये पूरा मतलब सेटिंग है सीट की, बैठने की, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे हो जाती है। एर्गोनॉमिकली भी कार सेट है, पूरी सॉर्टेड लगी, मुझे कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आई है। एक दो बार ये हुआ कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टच कर रहा था और एसी के जो ये कंट्रोल्स है, अब जैसे यहाँ आप हाथ लगा रहे हो तो आपके नीचे जो ये पाम से या फिंगर से जो थंब है, इससे आपका एसी के कंट्रोल जो है वो इधर उधर कुछ एक दो बार मेरे साथ में हो गए। बट ठीक है, फिर मैंने उसको ध्यान रखा तो वो चीज़ें नहीं हुई, बट वो आप उससे यूज टू हो जाओगे। और बाकी आपको सभी चीज़ें जो है वो स्क्रीन पर मिल जाती है। फिजिकल कंट्रोल
कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, शॉर्टकट्स के, वॉल्यूम कम ज़्यादा आपको यहाँ करना है, इधर करना है, आप यहीं से कर सकते हो। ये वाला वॉल्यूम वाला जो है वो इधर होना चाहिए था, और जो ये डायनामिक का सिलेक्ट है वो इधर होना चाहिए था, बिकॉज इधर जो बैठा है उसको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। मेरे पास तो यहाँ पर है ही सही। ये एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस हिसाब से ये पूरा बना हुआ रहता है कि जिधर स्टीयरिंग उधर रहती है, उसके हिसाब से ये वाली बार दे दी। इसको इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइज जो है वो कंपनी ने नहीं करी एक्चुअली, सीन ये है। अदरवाइज वो ड्राइवर स्पेसिफिक जो है वो उस तरफ दिया हुआ है। ये तो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में स्टोरेज स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ़ोन वगैरह वायरलेस चार्ज हो जाएगा, सभी चीज़ें सॉर्टेड है, ये अब सब फीचर्स अपन ने देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे आपका हाथ भी इजीली सब जगह रीच आउट जो है वो हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। अब अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, बार बार क्या होता है, पीछे वाले कैमरा जो है वो ओपन क्लोज होता है, उसका भी साउंड जो है अंदर केबिन में आता है खच खच करके ऐसे, वो साउंड थोड़ा सा वियर्ड लगता है। वो मतलब आता है प्रॉपर, आपको समझ में आता है कि कैमरा जो है वो पॉपअप होके बाहर आया है, अंदर गया है, वो चीज़। अब ये चीज़ जो है वो कंपनी को थोड़ी सी और बेटर तरीके से इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जो पर्टिकुलर कैमरा जो पीछे वाला लगा हुआ है जहाँ पे ओपन क्लोज होता है, वो एक्चुअली डोर के अंदर है, वहाँ पर डैम्पिंग जो है वो और सुधार देनी चाहिए। बिकॉज मेरे पास में मेरा एक फ्रेंड बैठा था और उसने 2-3 बार ये नोटिस करा कि यार आवाज़ आ रही है। अब मेरे को तो मालूम था कि वो कैमरे की आवाज़ है, वो पहली बार बैठा तो उसने नोटिस करा कि यार ये आवाज़ आ काई की रही है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको भी वियर्ड लगी कि अरे यार ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ओहो, गलत ले ली मैंने इधर, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों में चला के देख लेते हैं। ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक मोड भी इसके अंदर आता है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव जो है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब ऐसे एक्टिवेट हो जाता है कि चारों टायर्स में बराबर पावर वगैरह जो है वो सप्लाई हो रही होती है, और काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको पावर डिलीवरी जो है वो मिलती है। मतलब ख़राब रास्ते वगैरह में से कहीं निकलना है, ऑफ रोड मोड डालो और क्या निकलती है गाड़ी, मतलब मज़ा आ जाता है। कहीं कोई पावर की कमी महसूस नहीं होती है, ऐसा लगता है 4 लो जो है वो लगा दिया गया है। तो वो वाली फील जो है वो यहाँ पर मुझे आती है जब इसका ऑफ रोड मोड जो है एक्टिवेट कर देता हूँ मैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जब आप कार चला रहे हो ना, जैसे आप, मेरे को कई बार क्या है नोटिस करने की आदत है, मेरे को मज़ा आता है कि गाड़ी कितनी ऊपर है, गाड़ी टर्न पे कितना ऐसे वो टिल्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये ऑफ रोड स्पेसिफिक जो है आप थीम लगा के सब चीज़ें से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की, देखो -1 डिग्री इधर आ रहा है, -3 डिग्री इधर आ रहा है, तो हर एक चीज़ इधर अब प्लस आ गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे पर्टिकुलर क्लासिक थीम जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अभी स्पोर्ट्स में भी जाएंगे अपन, सब चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं, डोंट वरी। ट्रैफिक में चलाने में कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी कार है या बहुत ज़्यादा छोटी कार है, एकदम परफेक्ट साइज़ है, बढ़िया। मतलब यहाँ पर 360 कैमरा ओपन हो जाता है, कोई भी अगर आसपास आपके क्लोज आ जाता है तो आपको कहाँ से निकालनी है, हर चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर दिखती रहती है। तो बड़ा इजी है GLC को चलाना। हर कोई आपके कार, मतलब इस कार को आपको कोई भी चला लेगा। आपके घर में आपकी वाइफ को चलाना है, आपके बच्चों को चलाना है, अगर वो 18+ है तो ही हाथ में देना गाड़ी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को चलाना है, सभी के लिए GLC एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज है। और मैंने इतनी लंबी ड्राइव करी है इसके साथ में, इसीलिए इसको स्पेसिफिक चलाया। ऑलरेडी पहले मैं गाड़ी को चला चुका था, इसमें थोड़े बहुत माइनर अपडेट जो हैं वो आए, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स हो गई, MBUX अपडेट हो गया है इसका, स्क्रीन लेआउट वगैरह जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये देखो स्टीयरिंग जो है वो अपनी लेन में आ गया खुद से लेके इसको। तो ये माइनर चेंजेस जो हैं वो GLC को और ज़्यादा बेस्ट बना देते हैं। अब जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उन सब चीज़ों के बारे में अपन कंक्लूजन में बात करते हैं। हाईवे ऊपर लग गया और हाईवे पे ड्राइव क्वालिटी की बात करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ इंजन की। 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, टर्बो चार्ज यूनिट है, 255 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क, 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब इस 9 स्पीड की जो सुपर मेसी है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सब ये जो इंजन में पावर और टॉर्क है ना, बहुत है। मतलब आपको जब भी आप 120 में भी कर रहे हो और आपको ओवरटेक करने की इच्छा हो गई है ना, आप टैप करोगे और आप ओवरटेक कर लोगे। उस लेवल की ओवरटेकिंग जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। यार ये पानी की बॉटल बड़ी, मतलब ये ऐसी बॉटल कभी भी मत रखो, ये मेटल से मेटल टकराता है और ये टक 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 इसे वो वाइब्रेट करता है, आवाज़ करता है, मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है। मैंने नीचे वो लगाने की भी कोशिश करी थी कि मैं लगा दूँ उसमें क्या बोलते हैं, अरे टिश्यू पेपर वगैरह, वो जो सॉफ्ट वाले आते हैं, बट स्टिल वो मैनेज हो नहीं रहा है वो। मतलब ठीक है, आपको थोड़ी सी छोटी हाइट वाली मेटल बॉटल रखो या फिर आप प्लास्टिक बॉटल ऐसे सुला के रख सकते हो, जो भी रखना है, ठीक है। अब यहाँ अपन बात करते हैं, एक तो इंजन काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन है। जब भी आप इसको चलाओगे मज़ा आएगा एकदम। इतना RPM कोशिश करता है नीचे से नीचे लेके आया, कंफर्ट मोड में, इको मोड में, मतलब ऐसे नहीं हूँ कर रहा है। और जब आप एक्सेलरेट करते हो तो कैसा साउंड करता है ना, वो एक बार आप सुनो। स्पोर्ट्स कार लॉन्च करी हो ना वैसे, और क्या डाउन शिफ्ट देखा आपने, 5th या 6th गियर में, 7th गियर समथिंग कुछ में थी शायद, आई डोंट नो, और ये डाउन शिफ्ट करके एकदम 4th में आई है। मतलब ये नहीं कि नीचे धीरे धीरे आ रहा, अभी 8th में है, ये देखो 3rd
भाई साहब इतना सही गियर बॉक्स है ये, और इतना अच्छी तरीके से उसको ट्यून करा हुआ है ना, मज़ा आता है। अब देखो ये साइलेंट, रिफाइन, स्मूथ, ये 3 वर्ड इसको डिफाइन करते हैं इसके इंजन को। पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कहीं कोई हार्शनेस वगैरह मेरे को फील ही नहीं होती है। इवन दो 120 की स्पीड पे आप 1600 आरपीएम पे क्रूज करते हो, ट्रस्ट मी 9 स्पीड गियर बॉक्स की सुपर में से ये है। अगर आपको 2000 आरपीएम पे क्रूज करना है, आप 140 की स्पीड पे होते हो, समझ रहे हो? मतलब इंजन में वियर एंड टियर ये गियरबॉक्स होने ही नहीं देगा इसको। इतने लो आरपीएम पे हाई स्पीड पे क्रूज करने की एबिलिटी ये देता है, जहाँ पे माइलेज अच्छा आ जाता है, वियर एंड टियर बहुत कम होगा, बिकॉज इंजन में हार्शनेस ही नहीं है, इंजन बहुत ही लो आरपीएम पे रन कर रहा है। तो आपकी गाड़ी जो है लाइफ लॉन्ग, मतलब बहुत ही थ्रू आउट जैसी नहीं आई है ना, वैसी बनी रहेगी। ये इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, अभी स्टीयरिंग पे से मेरा हाथ इधर उधर, मतलब थोड़ा सा लेन चेंज हुई, मेरे को वार्निंग मिल गई है। वार्निंग कई बार ये थोड़ी सी लंबी भी दे देता है कि हाँ आपको अलर्ट प्रॉपर तरीके से हो जाए। उसके अलावा अब अगर आप मोड स्विच करते हो, आप स्पोर्ट्स मोड में आते हो, तो आरपीएम थोड़े से हाई रहते हैं। देखो गियर नीचे शिफ्ट हो गया है कि आपको कभी भी एकदम से रैव करना है तो पावर जो है वो आपको डिलीवर हो। 120 पे आ गए ना। इसलिए स्पोर्ट्स मोड डालना ही नहीं है इस गाड़ी का। स्पोर्ट्स मोड डालोगे करोगे क्या? इको मोड में डाल देता हूँ मैं, इको मोड में चलाओ मस्ती से आराम से। इको मोड में देखो, अगर आप सिटी में चलाओगे ना, तो सिटी में आपको क्या ही ऑन ऑफ वाला जो फंक्शन है, ऑटो ऑन ऑफ, इसको बंद करना पड़ेगा। 48 वोल्ट का साइलेंट स्टार्टर जनरेटर भी है, वो पावर बूस्ट भी जो है वो 200 nm के आसपास का आपको दे देता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सिटी में हल्का सा आपने पैर ऐसे हटाया, आपको मालूम है थोड़ी दूर जाके रुकना है, तो कार जो है ऑटोमेटिकली फ्री फ्लो, ये जैसे जीरो पे आ गई है। अब यहाँ जीरो पे आएगी और मैं अगर टैप करूँगा तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और जिस गियर में होना चाहिए उस गियर में स्पीड रेव मैच कर लेगा, और ये देखो चल रहा है। मेरे को कोई झटका वगैरह नहीं लगा, 6-7 गियर में जो है वो कार चल रही है। वापस से मैंने पैर हटा लिया। ट्रैफिक में क्या होता है, आरपीएम आपकी स्पीड कम हो गई, अब वो सेकेंड गियर या फर्स्ट गियर में आता है तो वो झटका मारता है एकदम से, और वो झटका एकदम लगता है कि अरे यार इतना सारा पावर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इको मोड में डाल रखी है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप ट्रैफिक में इस कंडीशन में चल रहे हो तो इसको आप बंद कर दो। अगर आपका मूविंग ट्रैफिक है, आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप बम्पर टू बम्पर में चल रहे हो और वैसा झटका आ गया ना, तो थोड़ी सी दिक्कत है। और वो ऑटो जो असिस्ट, वो ये ब्रेक असिस्ट वाला फंक्शन है, उसको भी आपको ऑफ रखना है ट्रैफिक में, अदरवाइज एकदम से गाड़ी रुक जाती है। ये प्रॉब्लम सभी एडास वाली गाड़ियों में एकदम से ब्रेक मार देती है, और अपने यहाँ पे किसी में इतना पेशेंस नहीं है कि गाड़ी से 15-20 फीट की दूरी पे चले ताकि वो भी गाड़ी सेफली रुक जाए। लोग एकदम बम्पर टू बम्पर टच करके ही चलते हैं। तो ये दो चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। बाकी आप यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करोगे। स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हार्ड नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, जितना वेट होना चाहिए उतना ही है। ठीक है, एसयूवी के हिसाब से बढ़िया कैलिब्रेशन जो है वो मुझे लगा। कोई ऐसे बॉडी रोल वगैरह भी जो है वो शो नहीं होता है। आप ट्रिपल डिजिट पे भी आराम से कॉर्नरिंग वगैरह करते हो ना, आपका काम बन जाता है, आराम से गाड़ी जो है वो टर्न हो जाती है। तो ऐसे ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह भी जो यहाँ पर शो नहीं होता है। स्टीयरिंग मतलब बढ़िया लगा, मेरे को अच्छा लगा। ब्रेकिंग बाइट्स का ऐसा सीन है, देखो नॉर्मल आप चल रहे हो 80, 90, 100 तक तो ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा ऊपर हो, फास्ट हो और एकदम से आपको ब्रेकिंग करनी पड़ी तो थोड़ा सा प्री प्लान जो है वो करना पड़ेगा। ओके, ब्रेकिंग बाइट्स थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकती थी, मेरे को ऐसा फील हुआ इस पर्टिकुलर कार के अंदर। ब्रांड न्यू कार है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ब्रेक पैड्स वगैरह गए हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। पन्नियाँ मैंने उतारी है कार की, मतलब मैंने ही चलाई इसको मोटा मोटा, ये समझ लो आप। तो ब्रेकिंग बाइट्स हाई स्पीड पे और ज़्यादा बेटर हो सकती है, इंप्रूवमेंट के स्कोप वहाँ पर हैं। एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो सीट है वेंटिलेटेड सीट, ये थोड़ा सा साउंड करती है जब थर्ड पे होती है, तो मैं उसको मोस्टली सेकंड पे जो है वो चलाता हूँ, उस पर डिसेंट लेवल का जो है वो मैनेज हो जाता है। म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी बहुत अच्छी है, टच रिस्पॉन्स वगैरह बहुत अच्छा है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। फ़ोन आपका वायरलेस फास्ट चार्जर जो है वो हो जाता है, अगर आपका फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है तो। सिर्फ गर्म करता है ये बहुत गर्म कर देता है कार को यार। तो आपको थ्रू आउट द टाइम आप कार के अंदर बैठोगे, आपको एसी चालू करना ही करना पड़ेगा। बट हाँ, विद इन अ मिनट और 2 केबिन आपका ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। बट स्टिल ये शेड का जो है वो सॉल्यूशन मग को निकालना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा ऐसे गर्म हो जाती है। मैं इस टेम्परेचर में, अगर अभी 35-40 डिग्री हो रहा है, ठीक है, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पर मैं 1 घंटे छोड़ के चले जाऊँ ना, कार के अंदर बैठना वो हो जाए कि एकदम बैठो कैसे, तो कार को कूल डाउन करना पड़ेगा। खैर हाँ ठीक है, आप ऐप से वगैरह वो सब चीज़ आप कर सकते हो, मर्सिडीज कनेक्ट करके प्री कूलिंग वगैरह आपको ऑन करके जानी है। अगर आपका टाइम फिक्स है कि आप 1 घंटे में आओगे, 2 घंटे में आओगे, तो वह सब आप कर सकते हो। साइट यहाँ पर भी वो सब चीज़ें हैं। फिर
आपकी क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स की जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। थ्रू आउट द जर्नी मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पैडल शिफ्टर पे शिफ्ट हूँ या पैडल शिफ्टर से चलाऊँ। मैंने यूज़ करके देखा, कोशिश करी कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ, मज़े लेता हूँ, बट स्टिल स्पोर्ट्स मोड में आप नॉर्मली डाल देते हो ना, तब भी आपका काम बन जाता है, आपका मैनेज हो जाता है। 6500 RPM से ऊपर तक जो है वो पहुँच जाता है रेड लाइन करते करते ही इंजन। तो काफ़ी रेव हैप्पी इंजन है और स्मूथ है। वहाँ पर भी जाके ऐसे कोई वो नहीं कि हल्के फुल्के भी कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है यार, बहुत ही प्यारा। हर एक चीज़ की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ये टिक टैक, हर एक चीज़ ऐसी फील होती है ना कि यार हाँ पैसे दिए हैं तो आपको रिटर्न भी मिल रहा है। अब X3 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सीन पता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा से मॉडर्न टैक वाली कार जो है अब वो हो गई है। पुरानी वाली X3 थोड़ी सी ऐसी लगती थी कि हाँ ठीक है यार मज़ा आ रहा है, अब वो नई वाली थोड़ी सी मॉडर्न टैक वाली फील जो है वो देती है आपको। और ये जो है वो थोड़ी सी हैवीनेस, रगेड और एकदम लग्जरी फील देती है। अब जैसे सपोज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि नहीं मेरे को तो ड्राइविंग प्लेजर ही चाहिए, दैट्स इट, और उसको अलावा मेरे को कोई मैटर ही नहीं करता है, आप X3 परचेज करोगे, ठीक है। अब हाँ नई वाली X3 का शेप वगैरह आपको कैसा लग रहा है उसके ऊपर भी मैटर करता है, बट GLC प्रॉपर SUV लगती है। इसको लेके आप कहीं जाते हो, ये 3 स्टार आपको फील करवाता है कि हाँ यार गाड़ी आपने ली है, आप कोई आया है मर्सिडीज से कोई। अब ये देखो ये झटका आया, जस्ट आपने नोटिस करा होगा, इंजन बंद हो गया था, डेड स्टॉप हो गया था। अब वहाँ पर वो एकदम से हल्का सा वो एकदम स्टार्ट होता है, गियर वो शिफ्ट करता है तो वो हल्का सा ऐसे झटका देता है। तो इस वजह से अब ये तो मेरा मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरे को झटका आया, मैंने मैनेज कर लिया, ऐसा कोई वो नहीं है कि खतरनाक ऐसे उड़ गई। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बोला था कि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हाईवे पर जब आप चल रहे हो, सस्पेंशन वगैरह की बात करते हैं, देखो प्लेन ऐसे हाईवे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब रास्तों में जाते हो यार सस्पेंशन स्टिफ फील होते हैं, वहाँ उतना ज़्यादा कंफर्ट जो है वो आपको फील नहीं होता। वहाँ पर आपको लगता है पोर्टल्स वगैरह में से निकल रही है, आवाज़ कर रही है, एकदम तेज निकल गई है। कुछ छोटे छोटे से वो रंबल स्ट्रिप ऐसे बड़े वाले जो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, जो 3 ऐसे होते हैं लाइन से, 1 2 3, वहाँ से जब कार निकलती है आपको बहुत स्लो करके निकालनी पड़ती है। आप स्पीड से निकालोगे पूरी कार ऐसे एकदम से ढक 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 3 बार ऐसे होती है, और अंदर पीछे स्पेशली जो पीछे वाले पैसेंजर है ना वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो मुझे लगा कि वहाँ पर सस्पेंशन का सेटअप जो है वो थोड़ा सा और मैनेजेबल जो है वो हो सकता है। लोअर स्पीड पे ख़राब रास्तों में जो है वो सस्पेंशन उतने ज़्यादा जो है वो कंफर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आप इस टाइप के रोड्स पे चल रहे हो, कार बहुत ही बढ़िया चिपक के चलती है, मज़ा आ जाता है आपको। तो ख़राब रास्तों पे अगर आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, या आपको ख़राब रास्तों में ऐसे जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं, तो फिर जो है वो इसके सस्पेंशन उतने खास जो है वो आपको फील नहीं होते हैं। अगर आप मोस्टली पीछे बैठते हो, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है, तो अगर आप खुद चलाते हो तो मैनेज हो जाएगा, बट अगर आप खुद चलाते हो और 4 लोग बैठते हैं यानी कि पीछे भी 2 लोग बैठते हैं, तो उनके लिए फिर जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आपको ध्यान रखे थोड़ा सा स्लो करके जो है वो हमेशा निकालनी पड़ेगी। ये चीज़ हो गई। और पीछे वाली सीट थोड़ी सी अपराइट फील होती है, पीछे AC का जो फ्लो है वो भी थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि आगे फ्लो एकदम फास्ट आता है और पीछे वालों को ऐसा लगता है कि फ्लो नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाओ। ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ में भी ट्रैवल करा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी ट्रैवल करी है, और अच्छी खासी मतलब 500-1000 किलोमीटर के आसपास की ऐसी जर्नी रही है उस टाइम पे। एक बार 700 किलोमीटर मैंने सोलो करी थी जिसमें माइलेज टेस्ट करना था, फिर 500 किलोमीटर के आसपास वैसी सी मेरी जो है वो जर्नी रही है। ऑलमोस्ट 1700-1800 किलोमीटर गाड़ी मैंने जो इसको चला लिया। तो ये सभी चीज़ें हैं, और बाकी तो सभी चीज़ें अच्छी लगी यार, कोई दिक्कत ऐसा सच मुझे जो है वो कार के अंदर आई नहीं, कोई ऐसा फील नहीं हुआ, कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, बढ़िया एकदम मस्त। तो ये सभी चीज़ें हैं, अपन ने सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। NVH की बात करते हैं। NVH भी अगेन बात वही हो जाती है कि ख़राब रास्तों वगैरह में से निकल रही है, तो थोड़ा सा ऐसे सस्पेंशन का साउंड वगैरह जो है वो अंदर आता है, बाकी आपका काम बन जाता है बहुत स्मूथ, बहुत साइलेंट। और इवन तो ये जो ग्लास है ना ये भी काफ़ी थिक है, वेल इंसुलेशन फंक्शन के साथ में आते हैं, प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन जो है वो आपको मिलता है। 9 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, कई सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो कार के अंदर आपको मिलते हैं। अब पीछे कोई नहीं आता है, मैं ब्रेक जो है वो आपको एकदम हार्ड लेके बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखो एकदम हार्ड लिए ना तो एकदम स्पंजी से सॉफ्ट से ब्रेक फील होता है। यहाँ पर हार्ड बाइट चाहिए, तो बात वही है कि अब नॉर्मली आपको रुकना है ठीक है, बट अगर आपको एकदम से रुकना पड़ा ना तो थोड़ा सा आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, या एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम टक करके एकदम ऐसे मारना पड़ेगा। अभी जैसे ये इसका डैश कैम लग रहा है, अराउंड 43,400 रुपीज़ का ये डिवाइस है। एक नॉर्मल सा मतलब वाइब्रेशन कार के अंदर होता है, थोड़ा सा एकदम हार्ड ब्रेकिंग वगैरह करते हो एकदम रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा उसी टाइम पे, एकदम मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को वो सेव करके रखेगा। काफ़ी एडवांस लेवल का 360 अंदर केबिन के रिकॉर्ड कर रहा है, बाहर रिकॉर्ड कर रहा है, उधर पीछे 360 ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप मर्सिडीज़ की कोई भी कार ऑन कर रहे हो ना तो 360 ये कैमरा रिकॉर्डर जो है वो आप लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरीज, आपको मर्सिडीज़ के डीलर पे जो है वो मिल जाएगा शायद। ये तो देखो ऑफिशियल प्राइस है 43,000, ऑफकोर्स उसके ऊपर ऑफ भी जो है वो डीलर आपको दे देगा, जो भी रहेगा वो आपको पता करना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में नहीं पता है।
बाकी सीट वगैरह जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रंट सीट्स काइनेटिक मसाज फंक्शन है, थोड़ा सा मसाज फंक्शन जो काइनेटिक वाला है उसको और इम्प्रूव करके और ज़्यादा ऊपर लेवल पे जो है वो लेके जाना चाहिए, वो भी मुझे ऐसा लगा। तो अब इस प्राइस पॉइंट पे कौन कौन सी गाड़ी आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आती है X3, अभी अपडेट हो गया, ये नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है। नेक्स्ट XC60 आती है, ओके। तो XC60 जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत पुरानी हो गई। फिर अपना ये GLC आ गई। अब GLC में क्या है ना कि एक तो देखो मर्सिडीज़ का जो सर्विस नेटवर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है BMW से, ओके। उसके अलावा इनकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। फिर उसके अलावा इंटीरियर जो है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्लस, ज़्यादा लग्जरी फील देता है आपको, मतलब एकदम ऐसा चाहिए ना कि पूरा इंटीरियर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल, मतलब हर एक चीज़ फील जो है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी चाहिए आपको, मतलब आपके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर आप जो है मर्सिडीज़ लो। आपको एक फैमिली ओरिएंटेड SUV चाहिए कि हाँ मेरी फैमिली के साथ में मैं मोस्टली ट्रैवल करता हूँ, जाते आते हैं, फैमिली कार जो आपको चाहिए, आप GLC लो। अगर आप कपल हो, आप अकेले चलाते हो, आपको ऑफिस जाना आना है, आपको चलाने की फील लेनी है, तब आप X3 जो है वो लेना पसंद करोगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टिल, अगर आपका कोई डाउट हो, पर्टिकुलर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे मैं कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर अपन जो है वो आपके लिए डिस्कस कर लेंगे, या नीचे कमेंट में भी आप अपना डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हो, तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको सभी चीज़ें जो है वो बता दी है। नो 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 सॉरी। तो यही सभी चीज़ें हैं। IRVM से व्यू वगैरह जो है वो डिसेंट आ जाता है। मोटा मोटा मेरे को जो है वो इस 1800 किलोमीटर के एक्सपीरियंस में गाड़ी बहुत पसंद आई। गाड़ी का माइलेज जो है वो अराउंड 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मेरे को ऑन एन एवरेज जो है वो मिला है हाईवे पे। और सिटी ट्रैफिक में जब मैंने चलाया तो उसके अंदर माइलेज 8 to 9 kmpl के आसपास जो है वो गाड़ी देती है। अब मुझे जो चीज़ लगी कि और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, एक तो ये सनशेड, पीछे वाले जो आपकी सीट है, रिक्लाइन एंगल है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता था। रियर में हम बहुत बड़ा है तो थर्ड पैसेंजर जो है उतना कंफर्टेबली जो है वो वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। सस्पेंशन जो है वो ख़राब रास्तों में अभी जैसे देखो ये, अब यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसी फील होती है, तो यहाँ पर जो इसकी डैम्पिंग वगैरह जो है वो इको या कंफर्ट मोड में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, स्पोर्ट्स मोड में हार्ड हो जाए, वो सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बिकॉज मोटा मोटा 85 लाख रुपीज़ से 90 लाख रुपीज़ के आसपास ऑन रोड पड़ती है, स्टेट टू स्टेट प्राइस जो है वो डिफर करती है। और आप अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल वाला भी जो है ऑप्ट कर सकते हो। GLC डीजल के भी जो है रिव्यू ऑलरेडी मैं बहुत जल्द चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। आपको कोई डाउट हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दो, और दूसरी कोई सी गाड़ी का रिव्यू देखना है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।